नमस्कार, मैं नरेश कुमार चटिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एम.एन. श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा अवधारणा संस्कृतिकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले की जो ई कंटेंट क्लास है उसमें मैंने संस्कृतिकरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया था, और इसी के कंटिन्यूएशन में आपको कुछ और तथ्य बताने जा रहा हूँ जो कि एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणा है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण की समाजशास्त्रीय पूर्व दशा है सोशियोलॉजिकल प्री रिक्वलिटीज ऑफ सेक्सुअलाइजेशन। इसमें एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की तीन पूर्व दशाओं का उल्लेख किया जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है वे जाति अथवा समूह जिसके रीति रिवाजों को अपनाया जा रहा है, अर्थात जिसे आदर्श माना जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। नेक्स्ट है वे जाति जनजाति अथवा अन्य समूह जो कि संस्कृतिकरण को अपनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने की प्रेरणा है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण द्वारा अपना स्तर ऊंचा करने वाली जाति अथवा समूह किसी उच्च जाति के समीप रहता है तथा राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत जागरूक है। ये बात भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संस्कृतिकरण का उद्देश्य मात्र किसी निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाजों और आदतों को अपनाना नहीं है, बल्कि नवीन विचारों और मूल्यों को सामान्यतः लौकिकरण से संबंधित को सीखना भी है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण में सहायक कारक। वो कौन कौन से कारक है जो संस्कृतिकरण में सहायक हो सकते हैं? ये एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में जातिगत स्थिरीकरण पाया जाता है। वो जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि अन्य विवाही है, अंत्यविवाही है, विशेष रीति रिवाजों और संस्कारों को करने वाला है तथा जिसके सदस्य सामान्य व्यवसाय, पूर्वज या देवी देवताओं के कारण परस्पर संबंधित होते हैं। जाति की जो सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है और इसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता है। पूर्व भारतीय समाज जो है विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित है जिनमें एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। तो जाति की सदस्यता क्योंकि बदली नहीं जा सकती, अतः इसे बंद व्यवस्था कहा गया है। बंद व्यवस्था होने के कारण जाति के किसी सदस्य के लिए उस जाति की सदस्यता बदलना कठिन है। फिर भी आदिकाल से अनेक जातियों ने सामूहिक रूप से अपनी परंपरागत सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास किए हैं। इसलिए संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है प्राचीन प्रक्रिया है। भूतकाल में इसके घटित होने का कारण उस जाति में अपनी परंपरागत स्थिति के प्रति पाया जाने वाला एक असंतोष रहा है। यदि जाति की स्थिति आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पहले से अच्छी हो जाती तो वह जाति संस्कृतिकरण द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करती है। भूतकाल की अपेक्षा हम देखते हैं कि समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति से संबंध निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें से प्रमुख है जैसे पश्चिम शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां, आमदनी के नगरीय साधन, वैश्य मताधिकार, पंचायती राज, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ग्राम पंचायत से लेकर संघीय संसद तक सभी निर्वाचित संगठनों में सुरक्षित स्थान, संचार के संबंध में वृद्धि, निम्न जातियों में प्रजातंत्रीकरण और राजनीतिकरण, धर्म निरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण और निम्न जातियों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार। ये कारण है जो संस्कृतिकरण की आज के संदर्भ में इस प्रक्रिया को तेजी लाने में महत्वपूर्ण कारक है। और इन कारणों के अलावा आत्मानव शक्ति की प्राप्ति हेतु नई भावना उदय हुई है। आर्थिक स्थिति में सुधार और राजनीतिक जागरूकता ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने में विशेष रूप से योगदान दिया है।
अगर किसी निम्न जाति का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है तो वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाती है। इससे उच्च जाति को संस्कृतिकरण द्वारा अपना स्तर ऊंचा करने में सहायता मिलती है। और श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है, इसलिए एक सर्वव्यापी प्रक्रिया कही जा सकती है। इसने केवल समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि ये भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग और भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक भाग में होती रही है और प्रभावित भी करती रही है। और ये संभव है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कुछ युगों में अधिक प्रबल नहीं रही हो और भारत के कुछ भागों में अन्य भागों की अपेक्षा तीव्र रही हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अति प्राचीन और सर्वव्यापी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण के आदर्श प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन। भारत में एम.एन. श्रीनिवास ने मत व्यक्त किया था कि संस्कृतिकरण का केवल एक ही आदर्श प्रतिमान है, मॉडल या प्रतिरूप है, और वह ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण आदर्श प्रतिमान भी है, कन्नड़, तमिल और तेलुगु ब्राह्मणों तक सीमित था। इस कारण श्रीनिवास ने प्रारंभ में इसमें ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया ये संकेत दी थी उन्होंने, परंतु बाद में डी.ए. पोकाक और क्षेत्रीय आदर्श प्रतिमान और मिल्टन सिंगर ने 4 या कम से कम 3 आदर्श प्रतिमान की बात कही और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो श्रीनिवास ने प्रारंभिक विचारों में संशोधन किया और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया, संस्कृतिकरण के अनेक आदर्श प्रतिमान होते, एक से अधिक होते थे। और श्रीनिवास ने ये कहा था कि अब मैं अनुभव करता हूँ कि अपनी पूर्व धर्म संबंधी पुस्तक और संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक टिप्पणी, दोनों में से मैंने संस्कृतिकरण के आदर्श ब्राह्मण आदर्श पर अनावश्यक बल दे दिया और अन्य जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदर्शों की उपेक्षा कर दी थी। और वो ब्राह्मण आदर्श भी कन्नड़, तमिल और तेलुगु ब्राह्मणों से प्राप्त था, अन्य प्रदेशों की ब्राह्मण जातियों से नहीं था। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि आदर्श प्रतिमान द्विज वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा कोई भी स्थानीय प्रभु जाति, डोमिनेट कास्ट हो सकती है। और इसलिए संस्कृतिकरण को उन्होंने 2 प्रमुख आदर्श प्रतिमान है। एक है वर्ण आदर्श प्रतिमान, वर्ण मॉडल। निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए सामान्यतः द्विज वर्णों में से किसी एक वर्ण को अपना आदर्श प्रतिमान मानकर उसकी महान परंपरा जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना अपनाने का प्रयास करती है। श्रीनिवास ने ब्राह्मण वर्ण को और पोकाक ने क्षत्रिय वर्ण को संस्कृतिकरण के आदर्श प्रतिमानों के रूप में अधिक महत्वपूर्ण बताया। दूसरा जो प्रतिमान है वो जाति आदर्श प्रतिमान है, कास्ट मॉडल। संस्कृतिकरण का दूसरा आदर्श प्रतिमान जाति है और सामान्य निम्न जातियाँ किसी भी स्थानीय उच्च जाति अधिकतर प्रभु जाति को ही अपना आदर्श मानती है। किसी जाति के प्रभुता संपन्न होने के लिए उसका अधिकांश पृष्ठभूमि, अधिकार, यथेष्ट सदस्य संख्या, स्थानीय संस्थान में उच्च स्थान का होना अनिवार्य है। और राजनीतिक सत्ता, पश्चिम शिक्षा, आधुनिक व्यवसाय, भौतिक शक्ति भी जाति को प्रभुता संपन्न बनाने में सहायता देती है। संस्कृतिकरण के जो आदर्श प्रतिमानों में हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल में वर्ण आदर्श प्रतिमान और समकालीन युग में जाति आदर्श प्रतिमान अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने आदर्शों की समीक्षा करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण के ब्राह्मणीय और कुल मिलाकर शुद्धतावादी आदर्श प्रतिमान को सर्वोपरि प्रधानता प्राप्त हो रही है। मदिरा समान, मांसाहारी, क्षत्रिय, अन्य समूह भी अन्य आदर्श प्रतिमानों से इसकी श्रेष्ठता निश्चित रूप में स्वीकार करते हैं। प्रारंभिक काल में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित इन आदर्श प्रतिमानों में संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष के अनेक उदाहरण मिलते हैं और परवर्ती वैदिक ग्रंथों से भी अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं। क्षत्रिय लोग कई बार अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ समझते थे
क्योंकि पुजारी या पुरोहित ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय का अनुयायी मात्र होता था, और कई बार तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती भी दी है। तो ये संस्कृतिकरण के श्रीनिवास के अनुसार बताए गए दो महत्वपूर्ण आदर्श प्रतिमान हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि संस्कृतिकरण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, और संस्कृतिकरण की समाजशास्त्री पूर्व दशा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।